मेरा नाम सादिया है और मेरा ताल्लुक पंजाब के एक देहात से है। हम कई नस्लों से यही रहते आए हैं। पाकिस्तान बनने से कबल मेरे आबाओ अजदाद यही रिहाइश पजीर थे। गांव में हमारी हवेली बहुत बड़ी थी और हमारा सारा खानदान मिलजुल कर रहते थे। मेरे चचा और ताया की बेटियां भी मेरी हम उम्र ही थी। हमारा सारा दिन गांव में खेलते कूदते गुजर जाता। ऐसे ही हंसते खेलते बेफिक्री से जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक मेरी चचाजाद बहन बीमार हो गई। उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। अभी उसकी रिपोर्ट्स शहर के बड़े अस्पताल से आई भी नहीं थी कि मेरे तायाजाद को भी अजीब बीमारी ने आ घेरा। वो रातों को उठकर घर से बाहर अकेली चली जाया करती थी, फिर उसे घर में बांध कर रखना पड़ता था। सबके होश तब उड़ गए जब ये वाकया मेरे साथ पेश आया, क्योंकि हवेली की 2 जवान लड़कियां पहले ही बीमार थीं, तो मेरे लिए कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। लेकिन मेरी उस वक्त जान निकल गई जब मैंने हवेली में मौजूद उस बड़े से पेड़ पर किसी चीज का साया देखा। मैंने देखते ही देखते वो साया। मेरा नाम सादिया है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती लाडली औलाद हूँ। मैं पंजाब के एक गांव की बहुत बड़ी हवेली में अपने तायाजाद और चचाजाद बहनों के साथ खेलकर जवान हुई। मेरी निस्बत बचपन से ही मेरे तायाजाद के साथ तय थी, जो पढ़ने के लिए बैरून मुल्क चला गया था। मेरे चचा के 3 बच्चे थे, एक बेटी जो मेरी ही हम उम्र थी और 2 बेटे थे। यूँ मैं ही अकेली बहन थी, लेकिन मुझे तन्हाई का एहसास इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि हमारा पूरा खानदान इकट्ठा रहता था। हमसे पहले भी कई नस्लें इसी हवेली में पलकर जवान हुई। हमारा खानदान 1947 में हिजरत करके आने वालों में से नहीं था, बल्कि हम मकामी लोग थे जो जद्दी पुश्ती रईस चले आ रहे थे। हमारे घर में दौलत की रेल पेल थी। हर छोटे बड़े काम के लिए नौकरों की फौज हर वक्त तैयार रहती थी। हम तीनों का बचपन साथ गुजरा था, इसलिए भी सहेलियों की तरह रहती थी और सारा दिन बस गांव की गलियों में खेलते कूदते कब जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया कुछ पता ही नहीं चला। हम सब की शादियां आगे पीछे तय हुई थी, लेकिन शादियों से पहले ही हमारे घर पे किसी की नजर पड़ गई और हमारा खानदान फिर लंबे अरसे तक खुशियों से महरूम रह गया। हुआ कुछ यूँ, कुछ दिन से मेरी तायाजाद नादिया अजीब हरकतें कर रही थी। मैं और मेरी चचाजाद राबिया उसका मजाक उड़ाती कि उसे क्या हो गया है, लेकिन नादिया हमारे मजाक की परवाह किए बगैर घंटों उस सायादार दरख्त के नीचे बैठी रहती। यहाँ तक रहता तो भी ठीक था, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त से बातें करने लगी थी, जिसकी वजह से हमने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि उसे दरख्त में क्या नजर आने लगा है जिससे वो बातें करती फिर रही है। हवेली में हम तीनों का जहेज बन रहा था और धूमधाम से शादी की तैयारियां जारी थी, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि हमारी खुशियों को नजर लग गई है। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे नादिया को अजीब दौरा पड़ा और उसके हलक से अजीब और गरीब आवाजें निकलने लगी। हम सब लोग डर गए कि ये क्या मसला है। कुछ देर बाद वो खुद ही ठीक हो गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। हम सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ याद न हो, लेकिन वो इसरार करती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप सबका वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे कि एक रात फिर उसकी वैसी ही तबीयत बिगड़ गई तो ताया और ताई उसे लेकर शहर के बड़े अस्पताल में चले गए और उसके सारे टेस्ट करवाए। अभी उसकी रिपोर्ट्स मिली नहीं थी कि राबिया की हालत भी वैसी ही होना शुरू हो गई। सारा खानदान सर पकड़ कर बैठ गया कि या खुदाया हम पे कैसी आजमाइश आ पड़ी है, इससे कैसे निकला जाए। मेरे ताया और चचा दोनों ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अपनी बेटियों को दाखिल करवाया। वैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद वो इस काबिल न हो सके कि अपनी बच्चियों का इलाज ढूंढ सकते। डॉक्टर्स ने कह दिया कि दोनों बच्चियां मेडिकल के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, उन्हें रूहानी इलाज की जरूरत है। अब सबको एक नई परेशानी ने आ घेरा। आजकल हर दूसरा बंदा तो आमिर बना फिरता है, ऐसे में बंदा किस पे एतबार करे। फिर यह हवेली की इज्जत का मामला था, क्योंकि जरा सी बात बाहर निकलती तो बच्चियों के दामन दागदार हो जाते। हमारे यहाँ लोग नफ्सियाती बीमारियों को भी इश्क व माशूकी से मिला देते हैं, और यहाँ तो मामला ही उलट था, क्योंकि हम तीनों की निस्बत हमारी मर्जी से तय की गई थी और हम तीनों ही बहुत खुशी से शादी की तैयारियों में मगन थे। जब अचानक ही ये मामला शुरू हुआ, ज्यादा परेशानी की बात यूँ भी थी क्योंकि हम तीनों कजिन्स की शादियाँ अगले महीने तय थी और 1 महीने के अंदर अंदर उन दोनों कजिन्स का मुकम्मल तंदुरुस्त होना बेहद जरूरी था, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा था। नादिया की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे तो दौरा पड़ने के बाद याद भी नहीं रहता था कि उसे हुआ क्या है, बल्कि चिपकाए बगैर कई घंटे वो छत को घूरती रहती। राबिया के तो सर में अचानक दर्द उठता था और उसकी चीखें हवेली के तरोदीवार हिला कर रख देती थी। मुझे उन दोनों की हालत देखकर बहुत दुख होता था।
जिद करके एक ही प्लेट में खाने वाली हम तीनों को अब अलग अलग खाना दिया जाता था। बाबा ने ताया से बात की कि बच्चियों को किसी अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर से मिलवाया जाए, क्या मानो उनका कोई नफ्सियाती मामला हो। ताया और चचा ने बाबा की बात मानकर उन दोनों को शहर के सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया, जिसने 2 मुलाकातों में ही जान लिया कि ये मामला नफ्सियात का नहीं है। बाबा ने वजह पूछी तो उस डॉक्टर ने कहा, कल आप सेशन के वक्त बड़ी बच्ची यानी नादिया के साथ मौजूद रहिएगा, फिर आप हकीकत अपनी आंखों से देख लेंगे। अगले दिन हस्बे-वादा बाबा नादिया के पास खड़े रहे। जब डॉक्टर ने नादिया को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की तो नादिया कुर्सी पर ही झूले लेने लगी। वो कभी डॉक्टर को गिरबान से पकड़ती, कभी उसे गाली देने लगती। यूँ महसूस हो रहा था कि नादिया का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। बाबा तो नादिया की ये हालत देखकर बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ आ गई थी कि मामला नफ्सियात का नहीं बल्कि किसी शरीर जिन का है, जिसने नादिया और राबिया दोनों का जीना महाल कर रखा है। बाबा ने जब घर आकर सबको ये बात बताई तो एक बार तो सबके होश उड़ गए कि ये बैठे बिठाए क्या मामला हो गया। सबको ही चुप लग गई थी। हर वक्त चहचहाने वाली चिड़िया दाना पानी सब कुछ भूल चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी का राज था। वो तो हमारे मुलाजमीन वफादार थे, वरना ऐसी बातें तो फौरन पूरे गांव में फैल जाती। वैसे तो हवेली वालों का सुकून तो खारिज हो गया था। शादी की तैयारियां मध्यम पड़ गयी और ताई और चिच्ची ने तपे लफ्जों में अम्मी के कान में ये बात डाल दी कि किसी तरह कोशिश करके ये शादियां आगे करती जाए, क्योंकि ये हवेली की इज्जत का मामला है। अपनों की तो चलो खैर थी, लेकिन अब ऐसी हालत में लड़कियां खैरों के घर रुखसत होंगी तो इर्द गिर्द के सारे देहात बात करेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियों को तो अपने होश नहीं, ये किसी को क्या देखेंगी। मेरी अम्मा ने उसी रात को बाबा से बात की कि देखिए अरशद साहब, ये तो उन बच्चियों के साथ साथ लड़के वालों के साथ भी ज्यादती है कि हम अपनी बीमार बच्चियां उनके हवाले करते। कल कला को तो बातें सुननी है तो क्या बेहतर नहीं कि फिलहाल शादियों का इरादा कुछ अरसे के लिए मुलतवी करके उन बच्चों के मुनासिब इलाज की तरफ तवज्जो दी जाए। क्या मालूम अल्लाह ने किसी के हाथ में उनके नसीब की शिफा लिखी हो। बाबा कहने लगे, शादिया की माँ कहती तो आप ठीक है, क्योंकि इज्जत बेइज्जती का मामला है, और वैसे भी राबिया ने तो दूसरे गाँव ब्याह कर जाना है। मेरे मुँह में खाक, ये सब हमारी बेटी के साथ भी हो सकता था। अल्लाह ने अगर हमें बचा लिया है तो हमें दूसरी बच्चियों का एहसास करना चाहिए, न कि अपनी बेटी की खुशियाँ देखते रहे। मैं सुबह ही भाई साहब से बात करके तीनों बच्चियों की शादी 6 माह के लिए मुलतवी करवाता हूँ। मैं जो दरवाजे के साथ रखकर अम्मा और बाबा की बातें सुन रही थी, बाबा की बात सुनकर मेरा मुंह कड़वा हो गया, क्योंकि मेरा तायाजाद बाहर के मुल्क से आया ही शादी के लिए था, और मैं जो आंखों में शादी के लिए ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी, सब ख्वाब एकदम चकनाचूर हो गए। मैं खुद खर्च नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी खुशियाँ भी अजीज थी। मैं अपनी बहनों जैसी सहेलियों को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बाबा के फैसले पर सर झुका दिया। अम्मा मेरी बात से खुश हो गई कि उनकी बेटी ने इस मौका पर समझदारी से काम लिया है। बाबा ने अगले दिन अपने दोनों भाइयों को नाश्ते की टेबल पर समझाने की गर्ज से बात शुरू की। बाबा बोले, भाईजान और असजद तुम, आप मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा। हम तीनों भाइयों की इस मोहब्बत भरे सलूक की मिसाल पूरा गाँव देता है, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अब हमें जो मसला दरपेश है वो ये है कि हमारी बच्चियां ज़हनी तौर पे अचानक बीमार हो गई है। ये बात हम घर वाले तो समझते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जहाँ राबिया की बात तय है वो लोग भी हमारी बच्ची की ज़हनी हालत पर समझौता करें। और वैसे भी शादी के बाद तो खवातीन के 100 मसाइल होते हैं। हमारी नाजुक वाली बेटी को कोई ताना दे कि उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? ताया चांद बोले, बिल्कुल नहीं, किसी की इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी पर उंगली उठाए। बाबा बोले, बस यही सारी बात है। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि हमें पहले अपनी बेटियों की ज़हनी हालत दुरुस्त करनी है, ताकि वो भी अपनी शादी के फंक्शंस को मुकम्मल एंजॉय कर सके, जैसे वो पहले दिन से कर रही थी। अब ना तो उन्हें शॉपिंग में दिलचस्पी है, ना ही उनकी शौकी बड़े कहकहे सुनने को मिलते हैं। बाबा अफसरदगी से बोले थे, इन्हीं चिड़ियों के दम से तो इस हवेली पे रौनक है। ये अपने घरों की हो जाएंगी तो ये हवेली वीरान हो जाएगी। अब की बार चचा बोले, क्यों वीरान होगी भाई साहब? मेरी राबिया की शादी ही खैरों में होने जा रही है। बाकी 2 बच्चियां तो इसी हवेली की रौनक बढ़ाने को यही रहेंगी, बस जगह ही तो तब्दील होनी है। आपकी शादियां बड़े भाई के पोर्शन में और बड़े भाईजान की नातियां हमारे पोर्शन में आ जाएगी, इतना ही तो फर्क है बस। और मैं अरशद भाईजान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, वरना मैं तो सोच रहा था कि उनकी बेटी इस ज़हनी बीमारी से बची हुई है, तो कहीं वो इस मौका पर अपनी लाडली बेटी की रुखसती का ना कह दे। फिर तो हमें सारे गांव से बातें सुनने को मिलती कि बात तो तीनों बच्चियों की तय थी, शादी एक की क्यों हुई। चच्चे जान अब कुछ रिलैक्स हुए थे और ताया जान की फिक्र भी कुछ कम हुई थी।
बाबा फिर बोले, तो ये तय हुआ कि तीनों बच्चों की शादी दिसंबर तक मुलतवी की जाती है और आज से जितना जल्दी मुमकिन है इन बच्चों के लिए किसी आलिम से रुजू किया जाए, क्योंकि मैं किसी आमिल बाबा या 2 नंबर लोगों को हवेली के अंदर लाने के हक में नहीं हूँ। उधर जब हमारी शादी भी मुलतवी हो गई तो शहरयार भी बड़ों के फैसले के आगे खामोश हो गया। एक दिन जब मैं ताया के पोर्शन में ताई की पसंदीदा डिश कढ़ी देने गई तो शहरयार ने मुझे देख लिया और अपने पास बुलाया कि मेरी बात सुनकर जाना। मुझे इल्म था कि वो अंदर ही अंदर मुझसे खफा है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी भी तो बहन का मामला था। शहरयार ने मुझे लाउंज में ही बिठाया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कस करना थी। मैंने कहा, जी कहें, आपको क्या कहना है। मुझे लगा था वो हमारी शादी या मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी बहन के मसले के मुतालिक मुझसे पूछा था। शहरयार कहने लगे, सादिया, तुम तो उन दोनों के साथ हर वक्त रहती थी, तुम्हें ज्यादा इल्म होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जो वो दोनों अपने होश और हवास से बेगाना हो गई है। मैंने उन्हें जवाब दिया, शहरयार, मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये दोनों हवेली के लॉन में लगे उस बड़े से दरख्त को घूरा करती थी। वजह मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद से ही उनकी हालत खराब होना शुरू हुई है। नादिया तो बकायदा उस दरख्त से बातें भी करती थी। तब मुझे और राबिया को इल्म नहीं था कि क्या मसला है, वरना हम शुरू में ही सबको बता देते। हमने तो उस बात को मजाक समझा कि अब नादिया की ये हालत है कि वो दरख्तों से बातें करेगी। हमें मालूम नहीं था कि वो दरख्त से नहीं बल्कि उस पर रहने वाले उस खैर इंसानी मखलूक से बातें करती है जो उन दोनों की जिंदगी अचीरन कर रही है। शहरयार ने सारी बात गौर से सुनी। उन्हें ताया जान ने बता दिया था कि नादिया और राबिया किसी खैर इंसानी मखलूक यानी किसी शरीर जिन के ज़ेर साया है, इसीलिए डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर सकते। मैं उन्हें तफसीलात बताकर वापस अपने पोर्शन में आ गई थी। अगले दिन ताया जान ने एक बार फिर शहर का रुख किया। अब वो वहाँ के सबसे बड़े मदरसे में गए और उस मदरसे के मुंतजिम आला से मिले। उसे सारा वाक़या कह टाला और उनसे किसी अच्छे आलिम दीन को अपने साथ हवेली में ले जाने की इजाज़त मांगी। उस मुंतजिम ने अपने मदरसे के सबसे काबिल उस्ताद आलिम दीन, जो कि इमाम मस्जिद भी थे, जिनका नाम कारी शौकत साहब था, उन्हें ताया के साथ भेज दिया। मुंतजिम आला का कहना था कि कारी साहब जिन्नात को काबू करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए अगर किसी आसिफ का मामला है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम ये मामला बआसानी हल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि वो जिन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। खैर ताया जान कारी साहब को अपने साथ गाँव ले आए और बाबा और चचा से उन्हें मिलवाया। दोपहर के खाने का वक्त था, इसलिए पहले खाना खाया गया और फिर ताया जान ने तफसीली बातचीत की। कारी साहब ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया था। उन्हें गेस्ट रूम में ले जाया गया। कारी साहब ने अपना सामान रखा और आराम की गर्ज से लेट गए। उधर हम सब की जान में जान आई कि अब हवेली की रौनकें बहाल होंगी, वरना तो एक अरसा हुआ था कि सबके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। कारी साहब रात का खाना खाकर चहलकदमी के लिए हवेली के लॉन में निकले और घूमते फिरते उस दरख्त के पास आ पहुँचे। मैं अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देख रही थी। कारी साहब के इस दरख्त के पास पहुँचने की देर थी कि दरख्त तेजी से हिलने लगा, जो लग रहा था कि अभी जड़ों समेत उखड़कर बाहर आ जाएगा। काफी देर तक दरख्त यूं ही झूलता रहा। कुछ देर बाद मेरी नजरों ने एक और मंजर देखा। शहरयार, जो अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया हुआ था, वो हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो शरीर जिन शहरयार को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने उसे फोन किया क्योंकि अपने कमरे से बाहर निकलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। शहरयार ने फोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि या तो कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर ही रहे या फिर फिलहाल हवेली से बाहर चला जाए। उसने वजह पूछी तो मैंने बताया कि कारी साहब दरख्त के पास खड़े हैं और दरख्त बहुत तेजी से झूल रहा है। वहाँ जो भी मखलूक मौजूद है लगता है वो काफी नाराज है, इसलिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। शहरयार ने मेरी बात नहीं मानी। वो कहने लगे कि मेरी किस्मत में हुआ तो मैं जहाँ भी हुआ मुझे नुकसान पहुँचेगा। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर था कि वो जिन कहीं शहरयार का भी वही हाल न कर दे जो पहले नादिया और राबिया का हुआ था। लेकिन ये सब मेरे जहन की बातें थीं और शहरयार बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मेरी नजरों ने उन्हें बिल्कुल सही सलामत हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखा था। लेकिन ये क्या, मेरा सर क्यों भारी हो रहा है और ये कारी साहब दरख्त के पास से क्यों अटक गए हैं? मैं सिर्फ इतना ही सोच सकी थी। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। जब आँख खुली और हवास बहाल हुए तो ताया जान समेत सभी घर वालों को अपने पास फिक्रमंद देखा। मैंने ताया जान से पूछा कि मैं बेहोश क्यों हो गई थी।
और कारी साहब को मैंने इस तरफ आते देखा था। मेरा इतना कहना था कि मेरे बाबा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो गया है, लेकिन वो मुसलसल रो रहे थे। अम्मा की तरफ देखा तो वो भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन ताया जान की बात ने सब समझा दिया था। वो बोले थे कि उस जिन ने हमारा ही घर देख लिया है, हमारी फूल सी बच्चियां मुरझाने लगी है। जिंदगी में उन्होंने अभी देखा ही क्या है जो इतनी बड़ी आजमाइश उन पर आ पड़ी है। ताया जान मुसलसल बोल रहे थे। मुझे कुछ कुछ उनकी बात समझ में आई थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। मैं फिर से बेहोश हो गई थी। कारी साहब ने अगले दिन बाबा से बात की और उन्हें बताया कि आपकी बच्ची गालिबन मजबूत अज़ाब के मालिक है, इसीलिए शायद उस जिन के हमले से अब तक बची हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यही बच्ची आपके बाकी बच्चियों की जान भी छुड़वाएगी उस जिन के कब्जे से। आपने बस सब्र से काम लेना है और परेशान मत हो। बस अल्लाह से दुआ करें कि हम उस शरीर जिन पर काबू पा लें। कारी साहब ने असल बात फिर भी बाबा से छुपा ली थी। शायद वो उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे। न ही घर में से किसी के जहन में ये सवाल आया था कि आखिर ये जिन यहाँ आया कैसे। हम यहाँ इतने सालों से आबाद हैं, कभी इस तरह की कोई बात नहीं देखी थी जो मामलात अब हो रहे थे। लेकिन शायद हमारी परेशानी ही इतनी ज्यादा थी कि सब ही उसमें उलझे हुए थे कि इन बातों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। मैंने सोचा था कि आज अम्मा से इस बारे में बात करूंगी और मैंने दोपहर के खाने में ये बात छेड़ दी थी कि अम्मा, आप सबको ये तो मालूम है कि दरख्त पे किसी शैतान जिन का कब्जा है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि ये शैतान जिन कहाँ से आया और उसका क्या मकसद है। वो बिला वजह ही तो यहाँ नहीं आ गया ना। अम्मा सोच में पड़ गई कि वाकई इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ये पना एकदम कैसे नमूदार हो गई है। अम्मा ने कहा कि वो बाबा से कहेंगी कि कारी साहब से ये तो पूछें कि ये शरीर जिन यहाँ क्यों आया है। शाम के खाने पर अम्मा ने ये बात सब मर्दों के सामने रखी कि कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि उसका मकसद क्या है, ये क्यों हमारे बच्चियों के पीछे पड़ गया है। तो बाबा ये बात सुनकर खामोश हो गए। मुझे लगा वो उस जिन के यहाँ रहने की वजह जानते हैं, लेकिन किसी वजह से खामोश हो गए हैं। मैंने सोचा कि बाबा से अकेले में बात करूंगी कि ये जिन हमारी जिंदगी पर बात करने क्यों आया है। राबिया और नादिया अपने कमरों में सोती थी। जब से ये मामला शुरू हुआ था तो ताई और चची ने उनके साथ सोना शुरू कर दिया था। अब उनकी तबीयत कुछ बहाल होती महसूस हो रही थी। शायद इसकी वजह भी मैं ही थी, क्योंकि अब उस आसिफ की नजर मुझ पर चुपड़ गई थी। खैर, रात को सबके सोने का इंतजार करने के चक्कर में रात बहुत गहरी हो गई थी। अम्मा मेरे साथ कमरे में मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि जिन किसी भी वक्त वारिद हो सकता है, इसलिए वो जागती रही। मैंने उनसे इजाजत ली कि मुझे पापा से बात करने दे, ये बहुत जरूरी है। अम्मा इतनी रात को मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। मैं दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली थी और पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। हवेली में अब रात के वक्त भी दिन का सा समा होता था, क्योंकि अब अंधेरा नहीं किया जाता था। सबकी कोशिश थी कि किसी तरह हम तीनों लड़कियों की जान बख्शी हो जाए। ताई अम्मा ने घर के सब मुलाजमों को बुलाकर सख्ती से कह रखा था कि ये आसिफ वाली बात हवेली की चारदीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं डरते डरते बाबा के कमरे तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, मेरे दिमाग ने मुझे खतरे का सिग्नल दिया और मेरे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। कमरे में से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैं खामोशी से बाहर खड़ी इंतजार करती रही कि जब अंदर वाली हस्ती बाहर आए और मैं अपना मुद्दा लेकर पापा जान के पास जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। मैं दरवाजे से जरा पीछे हटकर खड़ी हो गई। कारी साहब कमरे से बाहर आए और हवेली के बैरूनी दरवाजे की जानिब पड़ गए। मैं अंदाजा भी नहीं कर सकी कि उन दोनों के माबैन क्या गुफ्तगू हुई होगी। खैर, मैं सर झटक कर बाबा के रूम में चली गई। बाबा इंतहाई बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, बेटी, रात के इस पहर तुम यहाँ, खैरियत तो है ना? मैंने उनसे पूछा, बाबा आप क्यों बेचैन लग रहे हैं? कारी साहब से क्या बात हुई है आपकी? तो बाबा कहने लगे, आप परेशान हो जाओगी उनकी बातें सुनकर। मैंने कहा, बाबा मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि आपसे पूछ सकूं कि ये शरीर जिन हमारी हवेली में पहुँचा कैसे, यानी ऐसे कौन से मसाइल पैदा हुए हैं, ये क्या वजह है कि वो हवेली की इस तरफ को अपने मस्कन समझ कर बैठ गया है और हमारी जिंदगियाँ अचीरन कर रहा है। बाबा आपको तो पता है ना कि जिन्नात को इंसानी दुनिया में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं होती, फिर उसका यहाँ रहना। क्या जिन्नात की दुनिया में कोई कानून कायदे नहीं होते, या बगैर किसी कानून के तहत जब चाहे इंसानी दुनिया में तबाही मचाने आ जाए? मैं उस वक्त शदीद गुस्से की हालत में थी
और इससे पहले कि मेरी आवाज बुलंद होती पापा ने मुझे बैठने को कहा, पर कहा कि वो मुझे सारी बात बताएंगे, लेकिन इसके लिए मेरा पुरसुकून होना जरूरी है। इसलिए मैं खामोशी से उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई और कहा कि जी बाबा, अब मुझे बताइए कि कारी साहब की आपसे क्या बात हुई है और ये जिन हमारी जान कब छोड़ेगा। बाबा जान बोले, देखो बेटी, एक बात सहन नशीन कर लो कि इस आफत से हमारी जान इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। कारी साहब ने जो बातें बताई हैं वो परेशान कुन है। उनके मुताबिक ये जिन पिछले 4 माह से यहाँ मौजूद है और उसे उसकी शरारतों के सबब उसके कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। उसे बतौर सजा इंसानी दुनिया में भेज दिया गया है, लेकिन उसके कबीले वाले या तो जानबूझकर उससे लाताल्लुक होकर बैठे हैं या फिर वो उस पर फातिहा पढ़कर उसे भूल चुके हैं, जबकि उसकी सरकशी बढ़ती जा रही है। अब इस मसले का हल तो बस यही नजर आता है कि उसके कबीले से राब्ता किया जाए, लेकिन कैसे? ये सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये जिन तो इतनी आसानी से अपने कबीले का ठिकाना बताएगा नहीं, और कारी साहब जितने भी उलूम वाले हों वो उसकी मर्जी के बगैर उसका कबीला और उनके फलूकत रिहाइश का पता मालूम नहीं कर सकते। अब तुम खुद बताओ कि ये सारा मामला तो इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है, लेकिन इस सब से सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इसलिए परेशान तो मैं वाकई हूँ, पर अपने बच्चों के लिए परेशान न हो तो और क्या करूँ। मैंने पापा से पूछा कि जिस दिन मैं बेहोश हुई थी, क्या आपको मुझ पे कुछ अनोखा महसूस हुआ था? यानी मेरी आवाज तब्दील हुई थी या कुछ भी ऐसा मुनफरिद काम हुआ हो जो पहले राबिया और नादिया के साथ नहीं हुआ हो? बाबा सोच में पड़ गए थे। कुछ देर बाद वो बोले, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, बस तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हें सर में दर्द था, फिर तुम बेहोश हो गए। हाँ, तुम्हारी आंखों का रंग लम्हे भर के लिए बदला था। बाबा एकदम बोले तो मैंने कहा, यही मैं आपसे सुनना चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद भी महसूस हुआ है कि राबिया और नादिया ने उस जिन को देखा है, उससे बातें की है, इसलिए वो उनके हवास पे तारी है, जबकि मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मजबूत असाब के मालिक हूँ। इसलिए वो खुद मुझ पर हमला आवर हुआ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अब ये कारी साहब बेहतर जानते हैं कि उन्हें मेरे जरिए से उस जिन का कबीला कैसे मालूम करना है। बाबा को मेरी बात समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो सुबह इस मामले में कारी साहब से बात करेंगे। मुझे भी दिमाग से बोझ उतरता महसूस हुआ तो मैं पुरसुकून होकर अपने कमरे में आ गई। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या बात हुई बाबा से, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि ये हम बाप बेटे के आपस की बात है, आपको क्यों बताऊं। मैं मजे से ये बात कहकर बिस्तर में घुस गई और अम्मा मेरी तरफ देखती रह गई। मुझे इल्म था उन्हें सारी रात ये बेचैनी सोने नहीं देगी, और वही हुआ। वो सारी रात जागती रहे। कमरे की लाइट भी ऑन थी। मुझे कुछ होश नहीं कि कब आंख लगी। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे किसी ने एकदम झंझोड़ कर उठाया था। इतनी गहरी नींद से एकदम बेदार होने की वजह से कुछ देर तक तो मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। जब जरा हवास बहाल हुए तो देखा कि अम्मा के होश उड़े हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। मैंने फौरन उठकर उन्हें पानी दिया और उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं अम्मा? तो अम्मा कहने लगी कि न जाने हमसे क्या खता हो गई है, जो इस बदबख्त पला ने हमारा ही घर देख लिया है। जिस वक्त तुम मुझे अपनी और पापा की गुफ्तगू का हाल सुनाए बगैर सो गई, उस वक्त मैं बेचैनी के आलम में कमरे में चक्कर काट रही थी। जब मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास से कोई गुजरा है, मैंने अपना वहम दूर करने के लिए पर्दे पीछे हटाए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अभी सुबह का सांस लिया ही था कि दरवाजे के बाहर से आहट महसूस हुई, और मैं ये देखने के लिए कि रात के इस पहर हमारे कमरे के बाहर कौन है, मैं कमरे से बाहर चली गई। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने अंदर ही रहने का सोचा। फिर तजस्सुस ने मुझे तुम्हारे अब्बा के कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया। उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी ही थी कि उनके बुलंद चीख ने मेरा दिल दहला दिया। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वो अपना गिरेबान किसी अनजाने कुव्वत से छुड़ा रहे थे। मुझे वहाँ तुम्हारे पापा के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ अम्मा? मैंने अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी कि मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी। तुम्हारे ताया और चिच्चा फौरन पहुँच गए। कुछ ही देर में सारे मुलाजमीन भी आ गए तो वो बला वहाँ से भाग गई। अम्मा ने बात मुकम्मल की तो मैंने गहरा सांस लिया। मुझे समझ आ गई थी कि ये जिन सिर्फ हमें हरासा कर रहा है ताकि हम ये हवेली छोड़कर कहीं और आबाद हो जाए और वो इसे अपना मुस्तकिल ठिकाना बना ले। लेकिन इस हवेली में हमारी कई नस्लें अपनी उम्रें गुजार कर गई थी। हम कैसे इसे छोड़ देते? वैसे भी वीरान हवेली फिर मुस्तकिल तौर पर जिन्नात का मस्कन बन जाती और धीरे धीरे इसके असरात गाँव तक भी पहुँचते। हमें जल्द से जल्द इस जिन को ठिकाने लगाना था, पर इसका वाहिद हल यही था कि उसे उसके कबीले में भेज दिया जाए। लेकिन कैसे?
ये बात समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन ताया जान ने कारी साहब से दो बात की कि अगर आप इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना हमें क्लियर बता दे ताकि हम अपना कोई और बंदोबस्त कर सके। ताया जान इसलिए भी डर गए थे कि रात को उस जिन ने बाबा की जान लेने की कोशिश की थी, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो हम सब पर तो कयामत टूट पड़ती। कारी साहब ने 3 रातों की मोहलत मांगी और ताया जान से कहा कि उन्हें इस बच्ची की यानी मेरी मदद चाहिए। ताया जान ने पूछा कि ये क्या मदद कर सकती है, तो कारी साहब कहने लगे कि यही बच्ची हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि इसका खुद पे कंट्रोल है। ये हमें उस जिन के कबीले तक ले जा सकती है और कोई नहीं। ताया जान ने पूछा कि क्या इससे बच्ची की जान को तो कोई खतरा नहीं होगा, तो कारी साहब कहने लगे नहीं, इंशाल्लाह बच्ची को कुछ नहीं होगा। ताया कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे कि बाबा ने आकर हामी भर दी। मेरी बच्ची मजबूत असाब के मालिक है, मुझे उम्मीद है वो उस जिन को खुद पर हावी नहीं होने देगी। आप अल्लाह का नाम लेकर जिन को हाजिर करें, मैं अपनी बच्ची को लेकर आता हूँ। कारी साहब का प्लान ये था कि वो जिन को इश्तियाल दिलाकर उससे कबीले का पता मालूम कर ले। वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन वो जिन भी इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं था। कमरे में बाबा, ताया और चचा भी मौजूद थे। कारी साहब ने मुझे अपने सामने बिठाया और बुलंद आवाज से कुछ पढ़ने लगे। मुझे अपना सिर भारी महसूस होने लगा था। मेरी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था। इसका मतलब ये था कि वो जिन मुझ पे हावी हो रहा था। कारी साहब ने उससे सवालात करने शुरू किए। तुम इस हवेली में अकेले हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं अकेला ही तेरे लिए काफी हूँ। कारी साहब ने फिर पूछा, तेरा कबीला कहाँ मिलेगा? जवाब आया, इतने इल्म वाला है तो खुद ढूंढ। कारी साहब ने फिर उसे कहा कि तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। उसके बावजूद मैं तुझे वक्त देता रहा कि इन शरीफ लोगों की जिंदगी से निकल जा, लेकिन तूने इस मोहलत का नाजायज फायदा उठाया है। तुझे इल्म भी है कि तूने इंसानी दुनिया में छेड़छाड़ करने पर सजा मिलेगी। तुझे तो वैसे भी अपने कबीले से बतौर सजा बाहर निकाला गया है। तूने फिर भी अपना अमल दुरुस्त नहीं किया। तेरे पास आज की रात है, अपने कबीले में लौट जा, वरना तुझे काबू करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, और ये बात तुझे अच्छे से मालूम है। इतना कहकर कारी साहब खामोश हो गए, लेकिन मेरी हालत फैर होने लगी। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने कमरे के बाहर की तरफ कदम बढ़ाए हैं। उसके बाद हवेली से बाहर मुझे नहीं मालूम कौन सी कुव्वत मुझे खींची जा रही थी, लेकिन मैं बस भागती चली गई। बाबा और कारी साहब शायद मेरे पीछे पैदल भागते जा रहे थे। ताया और चचा ने गाड़ियाँ निकाली और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे मैं गिर जाऊंगी। मेरा सर मुसलसल भारी हो रहा था, लेकिन मेरे कदम नहीं रुक रहे थे। यहाँ तक के कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान पहुंचकर मेरे कदम एक पुरानी कब्र के पास आकर रुक गए। मुझे अपने पीछे बाबा की आवाज़ें आ रही थी। कब्र अध खुली थी और रोशनी बाहर तक आ रही थी। मुझे यकायक महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर से कोई वजन उठा रहा है। मेरा जिस्म पहले की तरह हल्का फुल्का हो गया था। मैंने मुड़कर देखा तो कारी साहब मेरे नजदीक पहुंच चुके थे, जिन्होंने मुझे यहाँ से वापस जाने को कहा। तो मैं चचा जान के साथ हवेली चली गई, जबकि ताया और बाबा कारी साहब के साथ कब्रिस्तान में ही रहे। मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। कारी साहब ने उस जिन पर काबू कैसे पाया, क्योंकि उसी सुबह फजर की नमाज के बाद कारी साहब हवेली से वापस शहर चले गए थे। उस दिन के बाद वो जिन, उसका साया या उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे नहीं हुआ। राबिया और नादिया भी अब बेहतर होने लगी थी। हवेली में जिंदगी अपने मामूल पर वापस आ रही थी, और इससे पहले कि हवेली के मकीन दोबारा किसी मुसीबत में फंसते, हवेली में हमारी शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू होने लगी। मैं, राबिया और नादिया बाबा के साथ रोजाना शॉपिंग के लिए शहर चली जाती थी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तो सारी रात खुले रहते थे, इसलिए हमारी वापसी भी रात गए होती। अम्मा समेत घर की खवातीन यानी ताई और चची हम लड़कियों के इतनी देर से घर वापस आने पर एतराज करती, जो हम चुटकियों में उड़ा देती। इतना अरसा जो इस ज़हनी असियत में गुजरा, अब उस कर का असर भी तो जाहिर करना था। हमने जी भर कर शॉपिंग की, शादी के जोड़े, जूते, मैचिंग पर्स, न जाने क्या कुछ इकट्ठा कर लिया। शादी की तारीखें तय हुई तो सब कामों में तेजी आ गई। 10 दिन का वक्त था और इतने सारे काम बाकी थे। अम्मा मुलाजमों को हिदायत दे रही थी कि कौन सा काम कैसे करना है। जब मैंने उन्हें शादी का लहंगा पहनकर दिखाया, अम्मा मेरी बलाई लेने में मसरूफ थी। जब शहरयार का वहाँ से गुजर हुआ, उन्होंने मुझे एक नजर देखा तो फौरन नजरें झुका ली। मुझे उनसे ऐसी रद्द-ए-अमल की तवक्को न थी। मैं उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो मेरी तारीफ करेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन वो खामोशी से चले गए। मैं पूछ के रह गई कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बात अब मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी।
क्योंकि जिससे भी पूछती उसने यही कहना था कि चंद ही तो दिन है, फिर खुद पूछ लेना। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम लॉन में किया गया था। हम 2 कजिन्स की तो इसी हवेली में शादी हो रही थी। बस राबिया थी जिसके ससुराल वाले दूसरे गांव से ताल्लुक रखते थे, इसलिए वहाँ से लड़के वाले मेहंदी लेकर आए। सारी रात मेहंदी का फंक्शन चलता रहा। बाबा ने लॉन में ही बारबेक्यू का बंदोबस्त किया था। पूरा गांव हमारी खुशी में शरीक था। ताया ने हलवाई घर ही बुलवा लिए थे जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में मसरूफ थे। शहर से शहरियार के दोस्त भी शादी में शामिल हुए थे, वो भी शहरियार के साथ मिलकर भमला डालने में मसरूफ थे। 2 बजे तक ये शुक्र चलता रहा। फिर बाबा के कहने पर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि बाबा को इल्म था कि राबिया के ससुराल वाले वक्त पर बारात लेकर पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने सबको टाइम से सोने के लिए कहा। जब हलचल कुछ कम हुई तो मैं बाबा के पास आई, क्योंकि मेरे दिमाग में जो वसवसे चल रहे थे उन्हें बाबा ही दूर कर सकते थे। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो बाबा ने दरवाजा खोला। वो अपनी ऐनक साफ कर रहे थे। क्यों महसूस हो रहा था जैसे वो रोए हों। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपको क्या हुआ है, क्या आप रोए हैं? तो बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अब तो मेरा शक मज़ीद पुख्ता हो गया और इतने दिन से मेरे जहन में जो सवाल उठ रहा था वो मैंने बाबा के सामने रख दिया। मैंने उनसे पूछा, बाबा जान आपको क्या लगता है कि शहरियार इस शादी से खुश है? बाबा बोले, हाँ बेटी, वो बहुत खुश है, पर क्यों नहीं होगा भला, ये रिश्ता उसकी पसंद ही से तो तय हुआ था। मैंने कहा, बाबा मैं अब की बात कर रही हूँ कि कहीं वो मुझसे इस बात पर गुस्से तो नहीं है कि जब मैं आधी रात को उस जिन को खुद पर हावी किए कब्रिस्तान की तरफ चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात को लेकर मुझसे गुस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बेटी, तुम ये फिक्र जहन से निकाल दो। उस रात तुम्हारे कब्रिस्तान से वापस घर जाने के बाद कारी साहब, मैं और तुम्हारे ताया वहाँ रुके थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो जिन हमें तुम्हारे जरिए से यहाँ कब्रिस्तान में क्यों लेकर आया है। वो तो जब कारी साहब ने उसके वालिदैन के नाम पुकारे तो मुझे इल्म हुआ कि वो जिन हमें अपने कबीले के पास लेकर आया था। उसके वालिद एक बारिश जिन थे जो अपने हुलिये और वसाकता से नेक मालूम होते थे। उसकी वालदा भी नेक जिन्नी थी। कारी साहब ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि आपने उसे अपने मस्कन से बेदखल कर दिया। तो उसके वालिद कहने लगे कि ये शयातीन जिन्नात के साथ जा मिला था और हमारे कबीले में फसाद बर्पा किए रखता था, जिसकी वजह से हमने इसे बतौर सजा अपने मस्कन से निकाल दिया कि कुछ अरसा अपनों से दूर रहकर हो सकता है कि ये अपनी शरारतों से पास आ जाए। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये इंसानी दुनिया में खुद को जाहिर करेगा और वहाँ फसाद खड़े करेगा। आपको जो तकलीफ पहुँची है इसके लिए हम मासूम ख्वाह है, क्योंकि हम मुसलमान जिन्नात हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी इंसान को कोई मुसीबत पहुँचे। आपका जो इतना नुकसान हुआ हम उसके लिए मासूम ख्वाह है और आपसे वादा कर रहे हैं कि दोबारा ये आपकी जिंदगी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। कारी साहब ने कहा कि आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मैं इसे काबू में करके इससे क्या काम निकलवा सकता हूँ। अब उसकी माँ बोली थी कि आप इसे एक मौका दे दे। जैसे आप शरीफ इंसान है वैसे ही हम जिन्नात भी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, आइंदा ये आपकी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बाबा इतना बताकर चुप हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि शहरियार ये सब बात जानते हैं? तो बाबा कहने लगे, हाँ, मैंने खुद उससे सारी बात की थी कि कहीं वो कल को तुम्हें इस बात के ताने न देता फिरे। उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। सुबह हुई तो सबकी भागदौड़ जारी थी। किसी को नाश्ते की फिक्र थी तो कोई बारात के गांव से निकलने का शोर मचा रहा था। गर्स ये कि पूरी हवेली में उधम सा मचा हुआ था। हम तीनों कजिन्स शहर के सबसे बड़े ब्यूटी सैलून में गई थी। जाहिर है हमारी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन था तो तैयारी भी तो उसी हिसाब से होनी थी। हम सब तैयार होकर घर पहुँची तो अम्मा, ताई और चिच्ची हमारी बलाएं लेने लगी और साथ ही अफसरदा भी हो गयी कि हमारी तीनों चिड़िया उड़ने लगी है। मैंने अम्मा को छेड़ते हुए कहा कि 2 चिड़िया तो घूम फिर कर आप ही की मुंडेर पर बैठने वाली है, हमने कहाँ जाना हवेली को छोड़कर। खैर हम अपने कमरे में बैठकर राबिया की बारात का इंतजार कर रहे थे। हवेली के लॉन में ही राबिया की बारात को बिठाने का इंतजाम किया गया था, क्योंकि हम 2 लड़कियों की बारातें तो घर में ही मौजूद थी। सभी रिश्तेदार हवेली में आ चुके थे कि अचानक एक तरफ से बारात आ गई का शोर उठा और ढोल की थाप सुनाई दी। वो लोग ढोल और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचे थे। बारात का रिश्ता रुका गया और पैसे लेकर जानपलासी की गई। बारातियों को बिठाने के बाद हम तीनों के निकाह का वक्त हुआ। बाबा, ताया और चचा हमारे पास कमरे में ही मौजूद थे। बाबा ने बतौर खास उन्हीं कारी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए शहर से बुलवाया था,
जिन्होंने उस जिन को यहाँ से वापस अपनी दुनिया में भेजने में हमारी मदद की थी। कारी साहब ने जब निकाह नामे पर दस्तखत करने के लिए कहा तो मैं जो इतनी पुरएतमाद नजर आती थी, मेरे हाथ कांपने लग गए और आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में बाबा ने मुझे सहारा दिया और अपने कंधे से मेरा सर लगा लिया। मैंने हिम्मत करके निकाह नामे पर साइन कर दिए। दुल्हनों की तरफ से निकाह होने के बाद दुल्हा साहिबान की बारी आई और हम 6 लोग निकाह की खूबसूरत बंधन में बन चुके थे। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर उठा। मेहमानों में छुआरे तकसीम किए गए और फिर पुरतकल्लुफ खाना पेश किया गया। तीनों भाइयों ने खाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर से कि बारात को खाने समेत तमाम इंतजामात बहुत पसंद आए थे। उन्होंने खाने की भी बहुत तारीफ की और बड़ी धूमधाम से राबिया अपने घर को रुखसत हुई। वह रुखसत होकर ताया के पोर्शन में आ गई और नातिया की रुखसती चचा के पोर्शन में हुई। जिंदगी को अब एक नए जाविये से देखना था और इसी में जीना था। शहरयार बहुत अच्छा हमसफर साबित हुआ। चंद सालों बाद वो मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले गया, जहाँ अब मुझे अपनी हवेली और उसके मकीन याद आते हैं। यहाँ तक कि वो आसिफी मखलूक भी। मैं और शहरयार वो दिन कई बार याद करते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के तल मगर यादगार तरीन दिन थे। अम्मा दिन में बार बार फोन करती है, बाबा उदास रहते हैं। अब मुझे बाबा की बात याद आती है कि इस आंगन की चिड़िया उड़ गई है, अब अपनी मर्जी से ही घर को लौटेंगी। इस ईद पर जब हम सब इकट्ठे हुए तो बेसाख्ता वो गुजरे हुए दिन याद आ गए, जिन्हें अब भी अकेले में याद करूं तो छुरछुरी सी आ जाती है।